हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग चल रहा है और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम लोग मेथड्स को क्लियर कर रहे हैं। तो ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पर 4 तरह के मेथड्स होते हैं वैल्यूशन करने के इन्फ्लेशन के। पहला सीपीपी मेथड होता है, दूसरा आरसीए मेथड होता है, तीसरा सीवीए मेथड होता है, फोर्थ आपका सीसीए मेथड होता है। पहला मेथड को आप लोगों ने डीपली भी एनालिसिस कर लिया है करंट परचेजिंग पावर मेथड्स में। खूब अच्छे तरीके से आपने एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज हम दो मेथड्स ख़त्म करेंगे, इनको डीपली एनालिसिस कर लेंगे। आरसीए मेथड एंड सीवीए मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, इन दोनों मेथड्स को देख लेंगे। फिर आपका चौथा रह जाएगा सीसीए मेथड। सीसीए मेथड जो है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, आजकल बहुत पूछा जा रहा है और उसके अंदर से काफ़ी आता है, तो उसकी हम अलग लेक्चर बना देंगे। आज इन दोनों को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, पुनर्स्थापन लागत लेखांकन पद्धति। ओवरव्यू अगर आपको याद हो तो करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग मेथड में ये पिछला वाला जो मेथड हमारा गया था, उस मेथड में हम लोगों ने जो एनालिसिस किया वह ये एनालिसिस किया कि वहाँ पर बैलेंस शीट और पी&एल को चेंज किया जाता है और बैलेंस शीट और पी&एल को चेंज करने के लिए हम लोग जनरल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जनरल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया कि होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग एनालिसिस के आधार पे हम लोग चेंज करते थे। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर किसी एक आइटम के रुपए बढ़ रहे हैं और दूसरे के रेट घट रहे हैं तो हम लोग उस आइटम पे ध्यान ना देकर कॉमन चीज़ों पर ध्यान देते थे, जबकि हमारे यहाँ जो एसेट्स है वो वैल्यू रेफ़र करती थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आइटम है वो तो हमारे रेट बढ़ रही है और जनरल प्राइस इंडेक्स ये कह रहा है कि जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उसके रेट नहीं बढ़ रहे। तो हम ये कहते थे कि जिस आइटम के रेट बढ़ रहे या घट रहे हैं खाली उसी का इंडेक्स उठा लिया जाए। भाई जैसे हम लोगों के पास प्लांट है तो क्यों ना हम लोग जो है प्लांट के ही इंडेक्स देखें। 2017 में प्लांट को एनालिसिस करने के लिए हम 2017 की प्लांट की ही इंडेक्स उठाएं और आज जो हम चेंज कर रहे हैं तो प्लांट का ही हम लोग करंट इंडेक्स उठाएं। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ प्लांट प्लस लैंड प्लस मशीन, वहाँ ग्रुप के इंडेक्स लिए जाते थे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल इंडेक्स लेने हैं, बस इतना सा ही यहाँ पर चेंजिंग होता था। बाकी सब कुछ बिल्कुल करंट परचेजिंग पावर जैसा ही होता है। बस इतना चेंज है कि यहाँ पर वहाँ पर जो रेट चेंज होते थे, जो अमाउंट चेंज होती थी वो जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से चेंज होती थी। यहाँ पर जो रेट चेंज होंगे, जो अमाउंट चेंज होंगी, वो सिर्फ इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स बेस पर होंगी। तो बस इतना सा है, बाकी सबका वही है। देख लीजिए क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या चालू क्रय शक्ति पद्धति पर सुधार है, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द करंट परचेजिंग पावर मेथड। ये बात सही है कि सीपीपी जो पहला मेथड था उसी में सुधार करके ये बनाया गया। उस पर जनरल प्राइस इंडेक्स पर लेके जाते थे तो हमें ये नुकसान होता था कि किसी पर्टिकुलर एसेट्स का हम रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पाते थे। अब उसकी प्रॉब्लम को दूर करके यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स पर ले लिया कि उसी आइटम का इंडेक्स देखा जाए जिस आइटम पे प्राइस घटे हैं या बढ़े हैं, हमें जनरल से क्या मतलब है। कहते हैं सेकंड पॉइंट कि इसमें मूल्य परिवर्तन हेतु सामान्य कीमत निर्देशांक का प्रयोग न करके प्रत्येक संपत्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। जनरल प्राइस इंडेक्स की जगह ये इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ईच प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ईच प्रॉपर्टी, यानी जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं उसी का इंडेक्स उठाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। उसमें जनरल प्राइस में सबका इंडेक्स हम लोग कॉमन इंडेक्स उठाते थे। तो यही हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी है, इतना ही हम लोगों ने समझ लिया था अच्छी तरीके से। तीसरा आपके पास आता है करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, चालू मूल्य लेखांकन पद्धति। देखिए अब तक जो पिछले दोनों मेथड्स हम लोगों ने पढ़े तो दोनों मेथड्स में हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि उन दोनों मेथड्स में जो चेंजिंग की जाती थी
वह चेंजिंग यह की जाती थी कि जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इंडेक्स के बेस पर करनी है। यहाँ पे जो अब जो मेथड यूज़ हो रहा है वो कहते हैं कि कोई भी इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा क्या काम करें, सीधा आप लोग वैल्यू लें और जो मार्केट की वैल्यू चल रही है उस मार्केट के वैल्यू के हिसाब से सीधा लिख दो, बात ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने ओवरव्यू में लिखा था कि इसमें करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड में जो कन्वर्ट किया जाता है, खाली बैलेंस शीट को कन्वर्ट किया जाता है, बैलेंस शीट में जाने वाली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो मार्केट वैल्यू होती है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसमें चेंज करते हैं। बाकी पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कहता है अंडर दिस ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द करंट प्राइस इन द बैलेंस शीट। वही बात घुमा के कह रहा है कि इसके अंदर सभी संपत्ति दायित्वों को चिट्ठी में चालू मूल्य पर दर्शाया जाता है। कह रहा है कि वर्ष के प्रारंभिक तथा अंत में शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एंड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर एंड द डिफरेंस इन द वैल्यू अबाउट टाइप्स ऑफ नेट एसेट्स इन द कंसिडर टू बी P&L अकाउंट। दोनों प्रकार की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य में अंतर कोई लाभ नहीं खाते मान लेते। यानी कहना चाह रहा है कि जिस ईयर में हम लोग हैं, 2020 में सपोज करो हम 2017 के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं 2017 के जो नेट एसेट्स निकालिएगा। नेट एसेट्स बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, तो नेट एसेट्स आता है। तो कह रहे हैं उस साल का नेट एसेट्स और 2020 का नेट एसेट्स, तो कह रहे हैं कि 2017 के नेट एसेट्स को कन्वर्ट कीजिएगा आज के इंडेक्स के हिसाब से, 2017 का इंडेक्स को डिवाइड कीजिएगा और आज का जो इंडेक्स चल रहा है उस करंट इंडेक्स में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि 2020 के जो मार्केट वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर तो इंडेक्स लेते ही नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या काम करना है कि 2017 का जो नेट एसेट्स आया है, 2017 के हिसाब से नेट एसेट्स हमने ले लिया। 2020 में जो मार्केट वैल्यू चल रही है नेट एसेट्स, उसका हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस नेट एसेट्स का जब इस नेट एसेट्स से हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, तो उसका जो कंपेयर करके हमारे पास रिजल्ट्स आया, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। यानी सीधी सी बात कि यहाँ पर हम लोग नेट एसेट्स निकालेंगे दोनों ईयर्स का, जिस ईयर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें, और जिससे कैलकुलेशन कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं उस ईयर का। और हमें इंडेक्स में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग कैसे करेंगे, सिर्फ हम लोग 2020 की जो मार्केट वैल्यू है उसको लिखेंगे और जो 2017 में नेट एसेट्स निकाली है उसको, और दोनों का कंपेयर करके हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं। ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट आप लोगों का है, देखिए पहला बड़ा इंपॉर्टेंट था, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं, फोर्थ काफ़ी बड़ा है, बाकी आधा पोर्शन आज करके बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे इसको। तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, चालू वर्तमान लागत लेखांकन विधि, ठीक है, इसको कहते हैं। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम सन 1975 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सैंडीलैंड समिति ने लेखों में परिवर्तन मूल्य स्तर के प्रभाव को दिखलाने के लिए इस पद्धति का सुझाव दिया। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी समिति ने करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को बनाया, तो आप लोग तुरंत कहेंगे सैंडीलैंड्स कमेटी। कौन से सन में बनाया, क्वेश्चन राइज होगा, तो आप कहेंगे 1975 में। किस सरकार ने बनाया, तो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार ने बनाया। इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये कहता है कि इस पद्धति में क्या चेंज करते हैं हम लोग, P&L अकाउंट भी चेंज करते हैं और बैलेंस शीट में। देखिए इससे पहला वाला जो करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड था उसका बेस भी मार्केट वैल्यू के आधार पर वैल्यूशन करते थे। यहाँ भी मार्केट वैल्यू के आधार पर करेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को चेंज किया जाता था, यहाँ बैलेंस शीट तो चेंज की ही जाएगी, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी चेंज किया जाएगा। तो इज शोन एट द करंट प्राइस, ओके। आफ्टर इट कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू मेक एडिक्वेट arrangement for the maintenance and replacement of the company's operating assets and to show the benefits from the business program and the profits from the assets kept in the price rise, that's called our operating profit। यानी क्या कह रहा है कि इस पद्धति का उद्देश्य कंपनी की ऑपरेटिंग एसेट्स के रख रखाव, मेंटेनेंस
और उनके रिप्लेसमेंट के लिए उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट करना, उनका एडजस्टमेंट करना, जिससे बिजनेस का लाभ और उनके जो प्राइस चेंज हुए हैं उन दोनों को अलग अलग करके दिखलाना होता है। यानी क्या कहना चाह रहा है इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग डेली वर्क कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट को अलग रखिएगा। जो आप लोगों ने एसेट्स मेंटेन कर रखी हैं, उस एसेट्स को मेंटेन रखने के कारण से जो प्रॉफिट होता है उसको अलग रखिएगा। इन्होंने दोनों को अलग अलग रखा है। जो करंट के हिसाब से जो हम डेली लाइफ यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके आधार पे जो हम वैल्यूशन करते हैं, तो उसके आधार पर जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसको इन्होंने कहा करंट, यानी उसको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। और जो हम लोग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से जो हमको होने वाला प्रॉफिट है उसको ये क्या कहते हैं, होल्डिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि दोनों को अलग अलग कीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग कीजिएगा, होल्डिंग प्रॉफिट अलग कीजिएगा। ठीक है, देखो लिख दिया इन्होंने, कैप्टन प्राइस राइज पर्सन्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड होल्डिंग गेन्स। ठीक है, हमने थोड़ा सा आपको वैसे समझाया था कि होल्डिंग गेन्स क्या होता है और जो है वो क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग गेन्स। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग गेन का मतलब हो गया कि जब एसेट्स की हेल्प से आप लोग कोई प्रॉफिट निकालेंगे तो उसे होल्डिंग गेन कहेंगे। होल्डिंग का मतलब जिसमें कुछ समय तक रखा जा सके, होल्ड करा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग गेन बोलते हैं। कह रहा है नेट होल्डिंग गेन के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसका नाम इसका होता है शुद्ध धाती लाभ। इसको करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, चालू लागत लेखा विधि संचय। इसको रेवोल्यूशन रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, पुनर्मूल्यांकन संचय के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात, होल्डिंग गेन के अदर नाम क्या क्या हो गए, नेट होल्डिंग गेन, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व, रेवोल्यूशन रिजर्व। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूशन करते हैं। स्थायी संपत्तियों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूशन करते हैं कि जो है इसकी वैल्यू आज की तारीख में क्या है। ओके, वैल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करने के कैसे करते हैं हम लोग, इन्होंने बताया कि चिट्ठे में जो भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती है व्यवसाय के लिए उनके मूल्य पर दिखलाया जाता है, न कि उनके डेप्रिशिएट वैल्यू पर। यानी ये जो कह रहा है कि उनका जो प्राइस है वो कितने आधार पर डिपेंड करता है, 3 आधार पर, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब हो गया शुद्ध प्रतिस्थापना मूल्य। शुद्ध प्रतिस्थापना मूल्य का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जब आप लोग वैल्यूशन करने चलेंगे तो किसी भी एसेट्स को उन्होंने कहा कि उसके 3 प्राइस हम लोग रखेंगे। 3 प्राइस रखने का मतलब हो गया कि पहला इन्होंने रखा नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू को उन्होंने यहाँ समझाया है कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब कि कोई मशीन, जैसे आप लोगों ने 10 साल पहले 1,00,000 रुपए की खरीदी, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है और 4 साल आप लोग उससे काम ले चुके हैं। कितने साल काम ले चुके हैं, 4 साल। और नई जो यूनिट आएगी, वो यूनिट जो नया जो आप लोग खड़ा करेंगे, वो नया यूनिट 10 साल बाद कितने रुपए का आएगा, 1,50,000 रुपए का। तो ये क्या कहते हैं कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 1,50,000 रुपए जो इसकी जो करंट वैल्यू है, जो 10 साल बाद मिलेगी, उसकी वैल्यू को लिखो और डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। कितने पर डेप्रिसिएशन लगाएं हम लोग, इसी 1,50,000 रुपए पर जितने साल हमने यूज़ कर लिया है उसको माइनस कर दीजिएगा और जो वैल्यू आई है वही आपकी कहलाएगी नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। दोबारा समझ लीजिएगा, 1,50,000 रुपए को आपने 10 से भाग करा तो डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, 1 साल का 15,000 आ गया। जितने साल आपने यूज़ कर लिया वो डेप्रिसिएशन, 15 चौका 60, 4 साल यूज़ कर लिया, 60,000। नया प्राइस जो आएगा उस प्राइस में से आप ये वाला डेप्रिसिएशन घटा दीजिएगा, तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू आ गई। दोबारा समझ लो कि हम लोग जो इसकी कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते बच्चों, हम लोग डेप्रिसिएशन किस पर लगाते हैं कि जितने रुपए की नई यूनिट खरीदी जाएगी, जिसका मूल्य अब क्या है उसके आधार पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 1,50,000 पर हमने पहले डेप्रिसिएशन लगा दिया 10 साल के आधार पर, 10 साल के भाग करके 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। जितना हमने यूज़ कर लिया उसे हम नए वाले प्राइस में से घटा देते हैं, तो जो प्राइस आता है हमारे पास वो क्या आता है, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू आ जाता है। सेकंड जो है हमारा पॉइंट था इसका
नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमको तुरंत बिक्री से प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली मूल्य। लिखा भी है इन लोगों ने, नेट कैश वैल्यू डेरिव फ्रॉम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्साइटिंग प्रॉपर्टी, यानी आज की तारीख में जो जितने रुपए की बिकने को तैयार है उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध वसूली मूल्य। इसके आधार पर अगर हम लोग वैल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब हो गया कि हम लोग इसका लाइफ कितना बचा, किसी भी एसेट्स का जो लाइफ बचा हुआ होता है उस लाइफ में कितना पैसा उससे हम कमा सकते हैं, उस पैसे का अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि कोई एसेट्स अभी 10 साल और चलेगी हमारे पास, तो हमने देखा कि इस 10 साल हम इससे लगभग हर साल 1 लाख रुपए सपोज करो कि हर साल इससे हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो 10 साल में हम लोग कितने रुपए कमाएंगे इससे? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की आज के हिसाब से वैल्यू क्या है, हम उसका जब वैल्यूशन कर लेते हैं तो यह कहलाता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू। ध्यान से समझ लीजिएगा कि हम लोग इसमें क्या काम करते हैं। हम लोगों ने इसमें एनालिसिस किया कि किसी भी एसेट्स का वैल्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 प्राइस देंगे, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू। इन तीनों के आधार पर हम लोग वैल्यूशन करेंगे एसेट्स का। ठीक है, नेट एसेट्स का वैल्यूशन करेंगे और उस एसेट्स का वैल्यूशन करने के बाद हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और दोनों के डिफरेंस निकाल के जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग गेन। तो कह रहा है वैल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखिए वैल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर सीसीए मेथड। सीसीए मेथड्स का मतलब हो गया या तो जो है आरसीए मेथड नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू से, या जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, या इकोनॉमिक वैल्यू से। जो भी हमने वैल्यूशन किया वो यहाँ लिख देंगे, जो भी पीछे हमने समझाया बिल्कुल अभी, और उसमें से माइनस कर देंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स्ड एसेट्स की, जो भी और जितने रुपए की हमने खरीदी थी वो हम माइनस कर देंगे, या डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जितनी एसेट्स की वैल्यू आ रही है वो माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास? होल्डिंग गेन, शुद्ध धाती लाभ। यानी आपको बस ध्यान में रखना है कि होल्डिंग गेन कब होता है? होल्डिंग गेन फिक्स्ड एसेट्स से होता है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आज के हिसाब से निकालकर पुरानी वाली वैल्यू को जब घटा देते हैं उससे जो लाभ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग गेन कहते हैं। इतना बस समझ लीजिएगा, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो बस जरा सा टॉपिक रह गया है इसी को समझा, यही जो इसका जो बचा हुआ पार्ट रह गया है चौथा मेथड आपका, इसी को समझ के ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा और आपका जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, एक एक कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं। फिर भी आप डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप नियमित स्टडी करें, आप अपनी बुक से भी ज़रूर पढ़ें। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। देखिए सेल्फ स्टडी हमेशा काम में आती है, सिर्फ ये वीडियो आपके लिए सहायक हो सकती हैं आपको, और वो मेरे हिसाब से हो सकती हैं। हालांकि मैं तो पूरा 100% डेडिकेशन के साथ आपको समर्पित रूप से क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप भी अगर पूरे इसको ढंग से समझना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। खैर कल फिर मुलाकात करेंगे, आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।